नमस्कार, मैं शुभम कुमार। आप देख रहे हैं जनता से रिश्ता। अब एक सबसे बड़ी खबर आ रही है। कुछ ऐसी खबर दिखाऊंगा जिन खबरों को आप लोगों ने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अब तक नहीं देखा होगा। सबसे पहली खबर है कि जमीर अहमद जो कि कर्नाटक के हिजाब मामले में एक बयान देते नजर आए हैं और कांग्रेस के नेता हैं ये जमीर अहमद। हुबली में कुछ ऐसा बयान इन्होंने दे दिया जो कि लोगों में अब आक्रोश पैदा कर रहा है। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हिजाब न पहनने वाली महिलाओं का रेप होता है। क्या कह रहे हैं और किस प्रकार से कह रहे हैं जमीर अहमद, कांग्रेस के नेता हैं, देख लीजिए इस वायरल वीडियो में। तरीके किस वजह से बोले मेरे को नहीं समझ में आता। हिजाब मतलब मुसलमान के अंदर, इमाम के अंदर गोशा पर्दा बोलते हैं। वो शायद उनके घर में औरत बच्ची है नहीं मालूम है मेरे को। अगर औरत बच्ची होता तो मालूम होता था। ये हिजाब रखने का मतलब क्या है? ये हिजाब क्या, औरत बच्ची जो होती है, जो बड़ी होने के बाद जो है उनको गोशे पर्दे में रखते हैं, यानी उसकी खूबसूरती होती है। अब उसकी खूबसूरती दिखना नहीं चाहिए, उसकी खूबसूरती छुपाने के लिए वो रखा जाता है। आज आप देखे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से। और ये आज से नहीं है सिलसिला, ये है और कंपलसरी भी नहीं है। कंपलसरी पहनना करके नहीं है। जिसको पहनना है, जिसको हिफाजत कर लेना है, जिसको उसको खूबसूरत की दूसरे को नहीं दिखाना है, वो लोग हिजाब पहनते हैं। ऐसा नहीं कि कंपलसरी हिजाब पहनना करके। और ये आज से नहीं है, बरसों से है, बरसों से आ रहा है। आज़ाद किस तरीके से, किस वजह से बोले मेरे को नहीं समझ में आता। हिजाब मतलब मुसलमान के अंदर, इमाम के अंदर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो हाल ही में अभी प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बयान दे दिया है विपक्षी पार्टियों के लिए। एक जनसभा के दौरान उन्होंने ये कहा है कि आप उन लोगों पर विश्वास करेंगे क्या। वो जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने जनता से कहा कि आप उन लोगों पर, किन लोगों पर वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उन लोगों पर विश्वास करेंगे क्या जो लोग पार्टनर बनाकर आते हैं हर इलेक्शन में और इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद पार्टनर को लात मार के निकाल देते हैं या जनता को लात मारते हैं। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस विपक्षी पार्टी को अपने निशाने पर ले रहे हैं जनसभा के दौरान, देख लीजिए इस रिपोर्ट में। हर बार ये लोग चुनाव में आते हैं तो नया पार्टनर लेकर के आते हैं, नया साथी लेकर के आते हैं। नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसा लोगों पर विश्वास करेंगे कि जो हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसको भी थका मार करके निकाल देते हैं। दूसरे चुनाव में दूसरा साथी लाते हैं, तीसरे चुनाव में तीसरा साथी लाते हैं। जो साथी बदलते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? वो आपका साथ देंगे क्या? जो चुनाव में साथ जिएंगे, साथ मरेंगे के। देखा आप लोगों ने किस प्रकार से वो जनता से पूछते नजर आ रहे थे और साथ ही में वो हमला करते एक तरीके से पार्टी पर दिख रहे थे, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे थे कि जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो ये पार्टियां लात मारती हैं और हर बार ये लोग पार्टनर बना बना के आते हैं। किस पार्टी को ये किस विपक्षी पार्टी को ये निशाना बना रहे थे, ये आप लोगों ने देखा। किस प्रकार से देखा कि प्रधानमंत्री मोदी अब फुल फ्लेज में इलेक्शंस के रेस में कूद पड़े हैं और पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि सारी सीटें भाजपा के लिए ला सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो जहां पर इलेक्शंस का माहौल चल रहा है, जहां पर चुनावी मैदान हर एक पार्टी से भरा हुआ है, वहीं पर अब एक पार्टी ऐसी भी है जो पार्टी अब भाजपा पर एक तरीके से हमला करते नजर आ रही है और वो पार्टी है शिवसेना। महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं संजय राउत और इन्होंने एक बयान दिया है कि भाजपा हमें और सरकार हमें डराना चाह रही थी ईडी और सारी एजेंसियों की मदद से, पर हम अब भाजपा को और सरकार को बता देना चाहते हैं कि अगर हम अभी कुछ ऐसा कहें
जो हमारे पास में अभी है, और मैं अभी बीच हाल ही में कुछ ऐसा कहूंगा जिसकी वजह से 3.5 लोग जेल में होंगे। उन्होंने कुछ ऐसा अजब तरीके का एक बयान दिया है, और जिसमें उन्होंने कहा है 3.5 लोग जेल में होंगे और उसी कोठरी में होंगे जहां पर मेरे लोग रखे गए थे। किस को बोल रहे हैं संजय राउत, ये अभी तक उन्होंने साफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि कल वो 4 बजे शाम को बताएंगे, पर अभी उन्होंने एक तरीके से क्लू जरूर दे दिया है। क्या कह रहे हैं संजय राउत और किस पर निशाना दागते नजर आ रहे हैं, देख लीजिए उनके इस बयान को। उद्या शिवसेना भवनात 4 वाजता शिवसेनेची पत्रकार परिषद होईल। मी शिवसेनेची म्हणतो, मी तर असेनच, मी बोलेन, पण शिवसेनेचे सगळे आमचे प्रमुख पदाधिकारी, आमदार, खासदार महाराष्ट्रातून येतील। पक्ष म्हणून आम्ही घेऊ। जी काय दादागिरी चाललेली आहे, केंद्रीय तपास यंत्रणा असतील, शिवसेनेवर, ठाकरे परिवारावर, आमच्या सगळ्यांवरती जे काय खोटे आरोपांचा चिखल उडवला जातो, त्या सगळ्यांना उत्तरं मिळतील उद्या। आणि मला असं वाटतं, जे सत्य सांगतात ना, हा जेलमध्ये जाईल, तो जेलमध्ये जाईल, अनिल देशमुखांच्या कोठडीच्या बाजूला हे, मला असं वाटतं पुढल्या काही दिवसामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे 3.5 लोक हे अनिल देशमुखांच्याच कोठडीमध्ये असतील, देशमुख बाहेर असतील। आय रिपीट, भारतीय जनता पक्षाचे 3.5 लोक हे त्याच कोठडीमध्ये असतील मुंबईत। महाराष्ट्रात सुद्धा सरकार आहे हे लक्षात घ्या, आणि ते सरकार शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली आहे हे लक्षात घ्या, आणि सरकार हे सरकार असते। पाहू कोणात किती दम आहे। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, आपने कहा 3.5 लोग जेल में रहेंगे, बाकी पर बीजेपी के हमको धमकियाँ देते हैं ना कि अनिल देशमुख जी के कोठड़ी में ये रहेंगे, वो मंत्री जाएगा, वो मंत्री जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी के 3.5 लोग वही कोठड़ी में रहेंगे। अगर आप चैलेंज करते हो, हमको धमकाते हो, तो 3.5 लोग महाराष्ट्र के वो कोठड़ी में रहने का बंदोबस्त हो रहा है। देखा आप लोगों ने किस प्रकार से संजय राउत पहले मराठी में कहते नजर आए और फिर हिंदी में भी उन्होंने साफ कर दिया। यानी ये जो पार्टी है ये हिंदी भाषी पार्टी भी है, यानी कोई ऐसी पार्टी, बड़ी पार्टी है जिसका खुलासा अब संजय राउत कुछ ही देर में करेंगे और कुछ ही दिनों में करेंगे। किस प्रकार से वो निशाना दागते आए आप लोगों ने ये साफ देखा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बयानबाजी पुरजोर चल रही है इन चुनावी इलेक्शंस के दौरान। अब एक और बयान जो है वो बड़े सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है। अब आज हम लोगों ने आपको वैलेंटाइंस डे तो विश नहीं किया, पर हम आप लोगों को याद दिला देना चाहते हैं कि आज के दिन 3 साल पहले पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे देश के कई जवान शहीद हो गए थे। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग हमारे जवानों के शहादत पर सवाल उठाते हैं। इन्हीं में से हाल ही में राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया था सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक सच में हुआ था। उन्होंने प्रूफ मांगा था। साथ ही में उन्होंने जनरल बिपिन रावत पर भी सवाल उठाए थे, जिसका जवाब हाल ही में हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी एक विवादित बयान से दिया, जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा कहते नजर आए थे कि हमने कभी आपसे प्रूफ मांगा क्या कि आप राजीव गांधी के पुत्र हैं या नहीं है। इसका जो रिस्पॉन्स था वो केसीआर तेलंगाना में फिर एक विवादित बयान देते नजर आए थे, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना दाग दिया था, जिसमें वो ये कहते नजर आए थे कि हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा रामायण, हमारी श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत, उपनिषद, क्या यही चीजें सिखाते हैं कि आप किसी पुत्र को पूछें कि आपके पिता हैं कि नहीं, इसका गवाह दीजिए, इसका प्रूफ दीजिए। उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री मोदी का कॉलर पकड़ लिया था। अब केसीआर जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने फिर से एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने भी सवाल उठाया है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, और सीधे वो प्रधानमंत्री मोदी
पे ही सवाल उठाते हैं, जिसमें अभी भी उन लोगों ने सवाल उठाया कि आप सच क्यों नहीं बताते, आप राजा तो नहीं है, मोनार्क तो नहीं है कहीं के, आप प्रधानमंत्री हैं, तो आप सवालों के उत्तर क्यों नहीं देते हैं। केसीआर जो है ये ऐसे सवाल करते नजर आए हैं। देख लीजिए क्या कह रहे हैं क्या केसीआर और क्या सवाल पूछ रहे हैं केसीआर, देख लीजिए इस रिपोर्ट में। Nothing wrong with Mr. Rahul Gandhi on asking for the proof of surgical strike. What was wrong? Even now I am asking. Come on, let the government of India show. It is the responsibility. There are apprehensions among the people. BJP makes mispropaganda, false propaganda. That is why people are asking for a proof. And in democracy, you are not a monarch. You are not a king. Rahul Gandhi, in the capacity of being the president of All India Congress Committee and MP, there is nothing wrong with Mr. Rahul Gandhi on asking for the proof of surgical strike. देखा आप लोगों ने किस प्रकार से तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर सवाल दागते नजर आ रहे थे, एक तरीके से निशाने पर ले रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, और साफ साफ आप देख सकते हैं किस प्रकार की बयानबाजी चल रही थी। सिर्फ केसीआर ही नहीं बल्कि अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में ट्वीट करके कहा कि सवाल तो है साहब करके। अब उन्होंने ट्वीट किया है तो जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी की अब पूरी विचारधारा एक ही तरीके से चल रही है। जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो बचाव में आए केसीआर, जब केसीआर ने कह दिया तब बचाव में आ गए अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो सवाल पूरा कांग्रेस उठा रहा है और प्रतिक्रिया भाजपा दे रही है अपने अलग अलग बयानों से। देखना यह है कि ये जो लड़ाई है ये कितनी दूर चलती है, और ये बयानबाजी मनभेद अब हो गया है, मतभेद नहीं है। ये मतभेद कभी नहीं हो सकता, मैं बार बार यही कहता हूं कि ये मनभेद है जो कि राजनीति के स्तर को इतना गिरा चुका है कि आप किसी की शहादत का मजाक बनाकर अपनी राजनीति की रोटियां उस पर सेक रहे हैं। क्या ये चीज सही है कि किसी की चिता के ऊपर अपनी रोटियां सेक सकें? पता नहीं कितने हद तक सही है और कितने हद तक ये राजनीति पार्टियां सही समझती है, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। जनता आप सब जानते हैं और किस प्रकार से किसका साथ देना है ये भी आप साफ जानते हैं। जब बयानबाजी चल ही रही है तो एक बयान मैं आपको और दिखाता हूं जिसमें भाजपा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर सवाल उठाते हैं कि ये भाई बहन की जोड़ी, इससे आगे नहीं बताऊंगा, भाई बहन की जोड़ी के बारे में क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ और किस प्रकार से वो एक तरीके से कहा जाए तो निशाने दागते हैं। वो सीधे जब कहते हैं तो दो टूक कहते हैं और सवालों से लोगों का मुंह बंद कर देते हैं, जवाबों से भी। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ और किस प्रकार से जोड़ी पर सवाल उठा रहे हैं, देख लीजिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने से कांग्रेस तिलमिला गई है। सीएम योगी ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने भाई बहन की जोड़ी को भी आड़े हाथ लिया। बता दें कि यूपी में दूसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस को डुबाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, ये भाई बहन ही पर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में जितने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहे हैं ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। हमारी सरकार में कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है। राज्य का विकास विपक्षी पार्टियों से देखा नहीं जा रहा, इसलिए वे बेमतलब बयानबाजी कर रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने जो कहा था वो करके दिखाया है। डबल इंजन की सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। भाजपा की जीत पर योगी ने कहा कि प्रथम चरण के बाद स्थिति बहुत स्पष्ट होती जा रही है कि बीजेपी यूपी में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। हमारे साथ 80% लोग हैं। इस सवाल पर कि अखिलेश कह रहे हैं कि आप ठंडे पड़ गए हैं, योगी ने कहा जनता ने उन्हें ही ठंडा कर दिया है। हम लोग तो जो पहले थे वही आज भी हैं। अपने एक ट्वीट से जुड़े सवाल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नया भारत है, ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत है। इस भारत में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है।
ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, सारियत के अनुरूप नहीं। गज़वाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। हिजाब विवाद पर बोलते हुए योगी ने कहा, मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे अधिकार, हमारी पसंद नापसंद हम देश संस्थानों के ऊपर लागू नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि क्या मैं यूपी के अंदर सभी को ये बोल सकता हूँ कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। व्यक्तिगत आस्था अपनी जगह है, लेकिन जब संस्थानों की बात होगी तो उनके नियम हमें मानने होंगे। सीएम योगी ने कहा कि कानून का भय हर उस व्यक्ति में होना चाहिए जो अपराध करता है। पहले यूपी में अराजकता चरम पर थी। पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। हम यहाँ कर्फ्यू नहीं लगाते हैं। आज यूपी में कावड़ यात्रा शानदार तरीके से निकलती है। आस्था का सम्मान है। आजम खान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि खान बाहर आए तो अखिलेश यादव भी नहीं चाहते, क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। आजम खान या अन्य जो मामले हैं कोर्ट से जुड़े हैं, राज्य सरकार किसी को जमानत नहीं देती है। कांग्रेस को डुबोने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं, भाई बहन पर्याप्त है डुबोने के लिए। वहां आप लोग काहे बेकार कांग्रेस को सपोर्ट करके कांग्रेस को अनावश्यक उत्तराखंड के लिए एक बोझा बनाना चाहते हैं? मैंने ये अपील की थी वहां की जनता से। बता दें कि आज विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में मतदान हो रहा है। यूपी की 55 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। इसके अलावा गोवा और उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव का ये चरण सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए अहम है। कई दिग्गजों की साख दांव पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देखा आप लोगों ने किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ सवाल रखते नजर आ रहे थे और एक तरीके से हमलावर अंदाज में भाई बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी एक तरीके से उनकी जोड़ी पर सवाल उठा रहे थे। किस प्रकार से राजनीति अपने चरम पर है और किस प्रकार से ये जो चुनाव के समय में एक तरीके से बयानबाजी का दौर चलता है, ये आप साफ देख रहे हैं। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में अभी कुछ देर पहले ही यूक्रेन ने रूस और कई दर्जनों देशों के साथ एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें ये जो सीमा विवाद चल रहा था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि कभी भी युद्ध हो सकता है, इस पर कई निर्णय लिए जा सकते हैं। और यही बीच में हाल ही में खबर आई थी कि लगभग 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख के बीच 1,30,000 का आंकड़ा बताया जा रहा था सैनिकों का, जो रूस के सैनिक थे, यूक्रेन के पास युद्ध अभ्यास कर रहे थे और खतरा बना हुआ था एक तरीके से कि कब युद्ध शुरू हो जाएगा यूक्रेन पर, कब रूस हमला कर देगा। अमेरिका भी इस पर हस्तक्षेप करता नजर आ रहा था, पर अभी यूक्रेन ने रूस और काफी जो दर्जनों देश थे यूरोपीय यूनियन के, उन लोगों को बुला लिया है। और क्या चलती है मीटिंग में बातचीत और क्या इसका निर्णय निकल कर आता है, ये तत्काल मीटिंग था, तो क्या निर्णय निकल के आता है ये अभी हम कुछ ही देर में आपसे साझा करेंगे और देखते हैं कि क्या जो परिस्थिति है वो यूक्रेन की बदलती है या उसी प्रकार से रहती है। अभी के लिए इतना ही। बहुत अन्य खबरों के साथ मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द जुड़ूंगा और कुछ ऐसी खबरों के साथ जो आप लोगों ने अब तक अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं देखी होंगी शायद। बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपने आप को सुरक्षित रखिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर्स का यूज करिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिएगा। नमस्कार।